अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी का आलाकार साबित हुआ। भारतीय अदलिया ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का फैसला बरकरार रख दिया है। पाकिस्तान ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हुई आज अहम समाअत। मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस इंतखाबात में तखीर के आले के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ साथ पाकिस्तान की क्या है सियासी सूरत हाल, नून लीग की चाल पर पीपल्स पार्टी का बवाल, तहरीक इंसाफ का एतराज और साथ ही सुपर कोप ने एक बार फिर मारी है धुआंधार एंट्री, यानी राव अनवर ने किए हैं क्या क्या अहम इंकशाफ, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का हो गया पूरा 1 साल। कैसी रही मौशी सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ की अनतक मिन्नतों के मिलने लगे समरात। इन तमाम मामलों पर तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन सब बात होगी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से उज़मा कारदार साहिबा, उसके साथ हमारे साथ होंगे महमूद मौलवी साहब, और उसके साथ साथ अखुजुन चटान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा, पहले मैं पोलिटिकल डिस्कशन पर बात स्टार्ट करने से पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फास्टेस्ट मोदी हुकूमत की अप्रोच का मुजाहरा करते हुए जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था उसको बरकरार रखा है और बल्कि मकबूजा कश्मीर को भारत का टूटन करार दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात का यादा किया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी, सफारती इमदाद जारी रखेगा। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से इस मामले को आलमी सतह पर उजागर किया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अफसोसनाक ये बात है, और हम तो समझते थे कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो टोटली इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, लेकिन आज पता चला कि वो तो मोदी सरकार का आलाकार बन चुका है। और उसने वो जो घनौना इन्होंने 2019 में स्पेशल स्टेटस खत्म किया था कश्मीर का, उसको दोबारा उन्होंने इंडोर्स कर दिया है और यहाँ तक कह दिया कि ये टू टंग है। बहुत ये अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर शहरी इसको रद्द करता है और हर आलमी फोरम पे हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि ये उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन है। ये कभी कर ये सकते ही नहीं है, और इन्होंने ये नहीं चाहते। आप देखेंगे कि तकरीबन 40 से 50 जो है वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स चल रही हैं इंडिया में। कोई उनके साथ जुड़ा रहना नहीं चाहता है। नागालैंड को देख लें, उन्होंने अपना झंडा लहरा लिया। आप खालिस्तान की तारीख देखें, पूरी दुनिया में वो रेफरेंडम करा रहे हैं कि हमने नहीं रहना है इंडिया। वो इसलिए क्योंकि वो इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, और कोई उनसे जुड़ा रहना नहीं चाहता। जो रहने वाले हैं वहां के, उनके सारे जो इंसानी हकूक है उनको सलब किया हुआ है उसने। और ये हम जो है आखिरी दम तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। हर फोरम पे, यूनाइटेड नेशन से लेके बैनुल अक़वामी हर फोरम पे हम इसकी मुखालफत करेंगे। हम आखिरी सांस तक अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल ठीक। महमूद वाले साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तो डिटरमिन्ड है हर लिहाज से कश्मीरियों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आर्मी बरादरी का दौरा में आ रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे सामने है। जब वहां पर मामला जाता है कि जंग बंदी की जाए, अमेरिका उसे वीटो कर देता है। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। तो कैसे पाकिस्तान आर्मी बरादरी का ज़मीर को, सोए हुए ज़मीर को जगा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान अकेला ये नहीं कर सकता। मैं जो कहूँगा कि ये बाकी मुस्लिम ममालिक भी जो है वो पाकिस्तान का साथ दें। खास तौर पे मैं कहूँगा सऊदी है पाकिस्तान का साथ देंगे तो ये चीज़ें हल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। बदकिस्मती ये है कि देखें ना, जो जितने बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं वो इस एक इशू के ऊपर एजेंडा पे भी नहीं आ रहे। आप फलस्तीन की हालत देख लें, कश्मीर का देख लें। देखें, इंडिया के जो वो सब जो जा रहे हैं वो इकोनॉमिक के ऊपर जा रहे हैं। आप ये देखें कि यूएई के स्टांस जो है इंडिया के साथ क्या है, सऊदी अरेबिया का क्या है। तो वो लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो ये मैं कहूँ कि पाकिस्तान अकेला लड़ लड़ के थक गया है। लेकिन
लड़ता रहेगा, अपने आखिरी जो है दम तक लड़ता रहेगा। मगर ये सोचना पड़ेगा बाकी मुस्लिम ममालिक को भी कि जैसे फ़लस्तीन की बात हो रही है, जैसे कश्मीर की बात हो रही है, इनके ऊपर वो जो है कंसंट्रेट करें और इसको बैठ के टेबल के ऊपर हल करें। हम कोई वॉर नहीं चाहते, मगर ये चाहते हैं कि देखें इन चीज़ों को बैठ के इन इश्यूज को हल किया जाए, ताकि लोग जो वहाँ जिस परेशानी में गुजर रहे हैं उनको आसानी हो। बिल्कुल ठीक। खजून चट्टान साहब हमारे साथ हैं। जी मैं आपके साथ। जी चट्टान साहब बहुत शुक्रिया। चट्टान साहब मैं आपसे भी इस हवाले से बात करना चाहूँगा, आपका कमेंट ज़रूर लूँगा कि OIC ने कुछ एक दो मरतबा इस मामले को टेकअप किया, वहाँ से कुछ प्रेस रिलीजेस भी इशू हुई जहाँ पे उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात थे उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद देखते कि वहाँ खामोशी इख्तियार हो जाती है। और महमूद मालवी साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान अकेला इस मामले के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकता, तमाम मुस्लिम उम्मा को मिलकर या एक इस मामले के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए OIC का बड़ा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन OIC की खामोशी इस मामले पर रहती है, हम कैसे OIC को सेंसिटाइज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बदकिस्मती से इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो किसी दौर में एक सेकुलर मुल्क था, जो किसी दौर में एक जमहूरी मुल्क था, मोदी के आने के बाद इंडिया न सेकुलर मुल्क रहा और न जमहूरी मुल्क रहा। वहाँ पे एक दहशतगर्द तंजीम का हुकूमत है और इसकी वजह से पड़ोसियों को तो क्या, इंडिया को खुद से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और आप देख लेंगे कि इंडिया जो है वो अंदर से इसका टूट फूट शुरू होगा। उसको न पाकिस्तान का जरूरत पड़ेगा, न अक़वाम मुत्तहिदा का जरूरत पड़ेगा। और ये रविश इंडिया का अगर जारी रहा तो इंडिया अंदर से जो है वो टूट जाएगा। जहां तक OIC या अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है तो ये हमारे नाकाम खारजा पॉलिसी का नतीजा है। 10 साल इंडिया और मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान एक इस तरह दहशतगर्दी का फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई वजीर खारजा ही नहीं था। न मुस्लिम लीग नून की दौर में हमारा कोई वजीर खारजा था और फिर 5 साल जो PTI का हुकूमत था वो वजीर खारजा तो सिर्फ मुल्तान और ये इस्लामाबाद तक महदूद था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस्लामाबाद में करता, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके वो मुल्तान में करता। 16 महीने जो हमारा इत्तेहादी हुकूमत आ गया और चेयरमैन बिलावल साहब वजीर खारजा बना तो उन्होंने दुनिया में एक डिप्लोमेसी चलाई। उन्होंने दुनिया पे वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है ये हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी का नतीजा है। और अगर हम अपने खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करें तो हम अपने 80% मसाइल जो है उनको बिल्कुल ठीक, बड़ा राइटली आपने पॉइंटेड किया कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। अब जरा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत इस वक्त जारी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उस्मा कारदार साहब, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली से मुतल्लिक और वहां से ऐसी कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए बिलखसूस और उसके साथ साथ IPP के सरबराह जहांगीर तरीन के लिए भी एक बड़ी खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून तो कॉन्फिडेंट थी, लिख के देने को तैयार थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो ताहयात नाअहली का मामला था कि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। PDM के दौरे हुकूमत में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल की मुद्दत कर दी गई थी नाअहली की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन एक्ट के इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुतमिन दिखाई नहीं देती। मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने के मामले पर। और ये केस टेकअप होना 24 जनवरी को। मेरे ख्याल में जी ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है और अगर आप मुझे पूछें तो बड़ा खुश आइंद है कि ये सुप्रीम कोर्ट में उसको उठाया गया और उसको फिक्स करने जा रहे हैं वो जनवरी में। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हमारा जो आइन है वो सब इदारों की जो उसमें जो किरदार है वो बड़े डिटेल में मुख्तस है, किस इदारे ने क्या करना है और उसका दायरा कार और इख्तियार क्या है। अब आपको पता है कि जहां तक कानून साजी का ताल्लुक है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है जी। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का इदारा है
वो उसकी जो भी कानून साजी करता है पार्लियामेंट, उसकी वो तशरीह करते हैं, ये उनका रोल है। अब काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल सही बात की है कि दोनों में तजाद जो है ना, ये तशवीशनाक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कहते हैं, जो कि हमारा आइन कहता है, तो फिर आपको पार्लियामेंट का जो कानून है उसकी सुप्रीमेसी को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह है वो जाहिर है उसके ताबे आती है। तो हम तो मेरे ख्याल में बड़े उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक आईनी नुक्ता है, ये हमारे जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका हल भी एक बिल्कुल आईनी तरीके। लेकिन उस्मा साहब, आप खुश आइन तो करार दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 24 जनवरी को समाअत होनी है, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका होगा, कागजात नामजदगी जमा हो चुके होंगे, और उस मौके के ऊपर अगर कोई रास्ता ना बना ले नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, तो क्या नून लीग के पास नवाज शरीफ के बाद कोई सेकंड ऑप्शन है जो कि आइंदा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए इस मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए आप उन्हें नॉमिनेट कर सकें, ये वज़ीर आज़म बनवा सकें? देखिए, ये तो एक मेरे ख्याल में रूल है कि हर जो कैंडिडेट अप्लाई करता है इलेक्शन कमीशन में, उनका एक कवरिंग कैंडिडेट तो होता ही है, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MP हो, जो मर्जी हो, हर एक ने अपना एक कवरिंग कैंडिडेट देना होता है। और अगर आप नहीं देते तो फिर आप नुकसान में होते हैं, कोई भी आपके पेपर चैलेंज कर सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए ये तो एक कायदा कानून के मुताबिक कवरिंग कैंडिडेट तो होता ही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बात की थी कि ये नुक्ता जो है आइन के मुताबिक अगर तय होगा तो हर हाल में जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो आपकी पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक है। महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे जान लेता हूं, जहांगीर तरीन साहब यकीनी तौर के ऊपर लग ये रहा है कि वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जिस मामले को दोबारा टेकअप करने जा रही, जो कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट 5 साल की इस मुद्दत पर मुतमईन दिखाई नहीं दे रही, तो क्या IPP के पास भी सेकंड ऑप्शन मौजूद है किसी भी कानूनी ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र, या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस अंदाज में इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, उनकी जो जहांगीर तरीन साहब की भी जो नाअहली है वो ख़त्म हो चुकी है? देखिए, मैं खुद जो है उस वक्त असेंबली में था। देखिए, ये कानून हमने जो है पास किया है, और इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी पड़ेगी। और ये अभी उन्होंने डेट दिया है, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, और खुदा न खास्ता अगर वो फैसला डिले भी हो गया तो देखिए कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट खड़ा करके हम जीत जाएंगे, उसके बाद बाई इलेक्शन में वो कैंडिडेट विड्रॉ करके बाई इलेक्शन में आ जाएगा। प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी नवाज शरीफ साहब को। ठीक, उसकी वजह ये है कि पूरी पार्टी ने इतने जोर और शोर से, ठीक है ना, ये कैंपेन किया था कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे, तो इससे उनके वर्कर्स का और वोटर्स का मोरल मेरे हिसाब से डाउन होगा अगर उनको जो है उनकी नाअहली दूर ना की गई। तो ये मेरा ख्याल से ज्यादा इशू जो है PMLN के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। ओके चटान साहब, मुझसे जरा आपसे भी जान लेता हूं, नून लीग के लिए तो ये मुमकिन थ्रेट फील हो रहा है, जैसे कि महमूद मौलवी साहब ने भी कहा। पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होगी कि ठीक है, अगर इस कानून के ऊपर अमल दरामद होता है और सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली को जो फैसला था उसको माजी से उस कानून की इंप्लीमेंटेशन नहीं होने देती, तो नवाज शरीफ टेक्निकली या लीगली से आउट हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो अंदर से खुश होगी और दुआ भी करती होगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो आए और नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर हो जाए। देखिए जी, हम न हमें खुशी हुई और ना हम इसकी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, ये इस तनाजुर में आया था कि अगर हम बात इस फैसले एक्ट पास होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं, अगर इसको हम अलाउ करेंगे तो वो तो सिर्फ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए नहीं होगा। इस तरह तो हजारों के और लाखों के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, तो ये एक इस तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और पहले से सुप्रीम कोर्ट और हमारे अदालतों में जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं और इतने केसेस आ जाएंगे कि फिर किसी को संभालने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हो जाता है तो इस पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं हो जाता है
तो इस पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, ना हमारे किसी के साथ मुखालिफत है, ना हमारे किसी के साथ कोई दुश्मनी है। हम तो मुखालिफत है, हमारा तो मुकाबला है इस मुल्क की गुर्बत से, इस मुल्क की बेरोजगारी से। इस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और इन चीजों के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। और इसमें इलेक्शन में चाहे हम अपने किरदार के सामने जाएंगे, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम का हक है, वो नवाज शरीफ को वोट देना चाहे, इमरान खान को देना चाहे, हमें देना चाहे, तो ये अवाम का हक है। बिल्कुल ठीक, और अवाम को ये हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अवाम का हक है, वो अवाम को ये मिलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कराची पुलिस चीफ राव अनवार ने एक खौफनाक किस्म का इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उनके ऐसे मौके के ऊपर इल्ज़ाम जब इलेक्शन की तैयारियां हैं, पीपल्स पार्टी को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सारी सियासी सूरत हाल के दौरान साबिक SSP राव अनवार का मुतनाज़ इंटरव्यू बड़ी अहमियत का हामिल है। निजी टीवी को अपने इंटरव्यू में राव अनवार ने पीपल्स पार्टी को बराह रास्त निशाना बनाया, प्लाट्स पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग और बदअमनी जैसे बड़े इल्जाम आयद किए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे खंजुदा चटान से। जी नाज़रीन, आपने राव अनवार का ये शॉट सुना। खंजुदा चटान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो इस वक्त एक बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं करप्शन के खिलाफ। उसके साथ वो आवाम को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करती है, जो उन्हें हकूक़ देगी, उनके मसाइल हल करेगी। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये कैसे राव अनवार का इंटरव्यू सामने आ गया, और बिलखुसूस वो राव अनवार जिन्हें जरदारी साहब लाडला बच्चा कहा करते थे और उन्होंने करप्शन के हवाले से और सिंध के अंदर प्लाटों पर कब्जे के हवाले से बहुत संगीन इल्जाम आयद किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी मुश्किलात उन्होंने पैदा कर दी हैं जब आप इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे हैं। इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कब मुश्किलात पैदा करने की कोशिश नहीं की गई है, कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाए हैं। इन इल्जामातों में तो एक दौर में इल्जाम लगाया गया था कि जरदारी साहब ने किसी के टांगों के साथ बम बांधा है और बैंक को लूटा है, वो भी एक इल्जाम था। फिर एक उज़ैर बलोच था, वो भी आपने सुना होगा, आपको याद होगा कि आज उज़ैर बलोच की वीडियो आ रही है और इंटरव्यू आ रही है, कल आ रही है। एक खातून भी बाहर से लाई गई थी जो हर टीवी वाले उसको प्रेम टाइम पे बिठाते थे और इनकी इंटरव्यू लेते थे। तो इस तरह के इल्जामातों का हमने पहले भी सामना किया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि कराची को अमन किसने दिया, कराची को सेहत किसने दिया, कराची को सड़कें किसने दी, कराची को अंडरपास किसने दी और कराची के प्लाटों पे किन लोगों ने कब्जा किया है। शादी हाल कराची के जो पार्क थे, इनमें शादी हाल किन लोगों ने बनाए हैं, शॉपिंग मॉल किन लोगों ने बनाए हैं। तो ये चीजें कोई अवाम से छुपी हुई नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी इस तरह का हुकूमत नहीं मिला है जो जिस तरह का हुकूमत इमरान खान को मिला था कि अदालत भी एक पेज पे, फोर्सेस भी एक पेज पे। हमारे सर पे तो हर वक्त अदालत का डंडा रहता है। हम तो कराची में एक किसी चौकी भी ट्रांसफर करते हैं तो अदालत इस पे सोमोटो लेते हैं। चटान साहब, माजी में हम देखते हैं कि जो मुखालिफिन होते हैं वो अपनी मुखालिफ पार्टी के ऊपर संगीन इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर वो ऑफिसर जिसे जरदारी साहब बहादुर बच्चा कहते थे, उस बहादुर बच्चे को क्यों अचानक पीपल्स पार्टी के ऊपर इस मौके के ऊपर संगीन इल्जामात लगाने की नौबत आई उसकी तरफ से? इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। देखिए जी, जरदारी साहब ने एक लिहाज से उसको बहादुर बच्चा कहा था। MKM के खिलाफ जो लोग ऑपरेशन में शामिल हो गए थे वो सारे के सारे मारे गए थे और ये अभी तक जिंदा है और कड़ा है, तो इस लिहाज से उन्होंने उसको बच्चा कहा था। बाकी आपको पता है कि वो राव अनवार किसका बच्चा है। इन पे जो 400 लोगों के कत्ल के इल्जामात लग गए और वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा था, तो इस दिन सब लोगों ने देख लिया कि राव अनवार जो है वो किसका बच्चा है और जिस प्रोटोकॉल से वो अंदर गया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहां पे पेश हुए हैं, हमारे साबिक आर्मी चीफ भी पेश हुए हैं, लेकिन इस गेट से कभी किसी को एंट्री नहीं मिला है जो राव अनवार को मिला था। और राव अनवार को जो प्रोटोकॉल मिला था, जो लोग इनके साथ थे,
तो इस तरह के लोग हमेशा हमारे सामने खड़े कर दिए हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना इन लोगों के बातों पे किसी ने कभी कोई इत्मीनान किया है, और अगर इनके पास कोई सबूत है तो अदालतों में ले आए। हम पे पहले भी जिस तरह के इल्जामात लगाए गए थे, बेसाब इल्जामात हम पे लगते थे, हमने अदालतों में इसका सामना किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सुरखुरू हो गए। बिल्कुल इस बार भी बिल्कुल ठीक। महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप अदालतों में लाए और हम अदालतों में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लाजमी कीजिएगा। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपका कराची से ताल्लुक है, राव अनवार मलेर के पुलिस हेड के तौर पर उन्होंने काम किया, और जो कुछ कराची में होता रहा यकीनी तौर के ऊपर आप जाती तौर के ऊपर भी उससे बखूबी वाकिफ होंगे। जो चटान साहब जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्या मुतमिन है राव अनवार की उससे मुतल्लिक? देखिए, चटान साहब ऑब्वियसली अपने पार्टी को और चेयरमैन को डिफेंड कर रहे हैं और ये उनका हक है, और वो सारे इल्जाम इस वक्त फेंक रहे हैं एमक्यूएम के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं कि वो कटिंग वगैरह। देखिए, बदकिस्मती से कल का ये राव अनवार साहब के स्टेटमेंट और आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ना नवाज शरीफ साहब के लिए जी, ये एक मेरे अंदाजे के मुताबिक एक खुशआइन बात नहीं है इलेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो मैं इसको उस नजरिए से देख रहा हूँ। जहां तक राव अनवार साहब बात कर रहे हैं, तो देखें ये जो है इसमें बहुत सी चीजों में हकीकत है, वो सबको मालूम है। इसके ऊपर डिबेट करना बड़ी अजीब बात है। मेरा ख्याल से कराची क्या पाकिस्तान के लोगों को ही मालूम है, और कराची के हर आदमी को मालूम है कि कौन क्या कर रहा था और कौन क्या कर रहा है और कौन क्या जो है कैसे लोगों ने पैसे बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे को पता है। इसके ऊपर हम डिबेट करें तो बड़ा मेरे हिसाब से नामुनासिब है, क्योंकि जो चीज सबको मालूम है उसके ऊपर मैं क्या डिबेट करूं। हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये जो चीजें इत्तफाकन नहीं है कि कल वो जो है स्टेटमेंट आ गया राव अनवार का जी, और आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट आया और तारीख पड़ी है, ये मैं इलेक्शन के लिए एक खुशआइन चीज नहीं समझता। ये मेरी जाती राय है। इसके सर मुमकिन तौर के ऊपर क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। उसकी वजह ये देखें ना, दो मेजर पार्टीज है इस वक्त जी, और अगर दोनों के जो सरबराह डैमेज हो रहे हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि वो किसको अफेक्ट करेंगे? इलेक्शन को अफेक्ट करेंगे, पोल्स को अफेक्ट करेंगे, और या और किसी चीज को इफेक्ट है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, इकोनॉमी तो अल्लाह का बड़ा करम है, इस वक्त बड़ी स्टेबल चल रही है जी, और ये जो है मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को ही इफेक्ट करेंगे। ये दोनों कल की वाकया और आज का वाकया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम तो सर पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट है, फैसला है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है वाज़े तौर के ऊपर कि हर सूरत इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उस्मा कारदा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, राव अनवार का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा। राव अनवार के इस इंटरव्यू के बाद जो बिलावल भुट्टो कुछ रोज से करप्शन के खिलाफ और करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इस राव अनवार के स्टेटमेंट के बाद वो आने वाले दिनों में करप्शन के खिलाफ एक कामयाब तरीके से एक बयानिया बनाने में कामयाब हो पाएंगे? सुहेल, राव अनवार को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में तो हर कोई जानता है। और आपने बिल्कुल बजा कहा था कि ये वो शख्स है जो कि जरदारी साहब के खासुल खास बंदों में शामिल था, उनको लाडला कहा जाता था और बहादुर बच्चा कहा जाता था जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हमें पता था गाहे बगाहे कि 400 के करीब मावरा अदालत जो कत्ल थे वो वक्फे से हमारे सामने उसकी बातें भी आती थी और वो सारी पता भी चलता था। तो ये चीजें अब वो खुद एक किस्म से आके अपने मुंह से जब बातें कर रहे हैं, तो फिर तो वो एक उसको आप फिर डिनाई कर ही नहीं सकते। जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही थी, अब वो पर्दे के सामने खुल के आ गई हैं। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक था और बड़ा गहरा ताल्लुक था। ये एसएसपी पुलिस थे मलीर के, ये कोई आम इंसान नहीं थे कि जो उठ के जाके तो आप वैसे ही कोई बातें शुरू कर देंगे। बड़ा ट्रेंड ये अफसर था। तो इनको पीपल्स पार्टी को जाहिर है इनका सामना तो जो बातें इन्होंने की हैं सामना तो करना पड़ेगा।
और कोई ना कोई उसके लिए एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। साहब, माजी के अंदर पंजाब में लाहौर में बिलखसूस एक आबिद बॉक्सर नामी ऑफिसर भी नून लीग का बड़ा लाडला आंख का तारा था, पिछले दिनों से वो भी कोई मंजर आम से गायब था, और क्या आने वाले दिनों में उसका भी कोई इंटरव्यू सुनने को मिल सकता है? मुझे नहीं मालूम जी, मैं थोड़ा बहुत उसका सुना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं इसके मुतालिक कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो आ गए हैं बाहर, जो खुल के बातें कर रहे हैं, उनका सामना तो करना पड़ेगा ना आपको। जब अगर वो आएंगे तो फिर वो भी देखी जाएगी, फिर जाहिर है फिर वो उसका भी तस्करा इसी तरह से होगा जिस तरह आज राव अनवर का हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो मैडम मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि सिंध के अंदर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग अपने इत्तेहादियों के साथ एक बड़ा एक इत्तेहाद बनाकर उनसे कॉन्टेस्ट करने जा रही है, तो जो राव अनवर ने जो एक चार्जशीट किया है, तो क्या नून लीग उससे इत्तफाक करेगी या इसको आंदा जो आप इलेक्शन की कैंपेन होगी और आप सिंध जाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसको आवाज को बुलंद करेंगे? क्योंकि बिलावल ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि सिर्फ वही वाहिद एक लीडर हैं जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, बाकी तमाम लीडरशिप को उन्होंने चार्जशीट कर दी है। तो सिंध के अंदर आप भी इस चीज को टेकअप करेंगे उनके खिलाफ? देखें, ये बिलावल का बयानिया जो है ना, ये बिल्कुल ही पिट गया है। करप्शन के चार्जेस या जो फेक अकाउंट्स थे और वो सारी, आपको पता है इनकी अंदरूनी कहानी जो है, वो पूरी दुनिया ने इसके मुतालिक सुना भी हुआ है और देखा भी हुआ है। बिलावल साहब को बड़ा समझाने की कोशिश की थी उनके वालिद साहब ने कि बच्चे थोड़ा सा संभल के बात करो, कोई तो एहतियात से बात करो, ऐसे ही जो मुंह में आता है वो ना तुम बोली जाओ, अभी तुम्हारी और ट्रेनिंग होनी है, अभी तुम ना तजर्बाकार हो। लेकिन बिलावल का तो वो हाल है कि जिस तरह एक खिलौने की दुकान में नहीं जाते और वो बच्चे फसर जाते हैं, मुझे पीएम कुर्सी चाहिए, मुझे पीएम कुर्सी चाहिए, तो वो बिलावल का तो वो हाल हो गया। तो अब ये जो करप्शन है ये इनके पीछे पीछे तो अब ये लग गई है, और इन्होंने जो एक बयानिया बनाया था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो फारिग हो गया है। सो इसलिए ये एहतियात बरतें और सिंध की कारकर्दगी पे गौर करें। जो सिंध का जो रोशनियों का शहर था उन्होंने अंधेरों में डुबो दिया है, वहां पे लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, उनको पानी तक खरीदना पड़ता है। ये पहले उसका हिसाब दें। वहां पे जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, ग्रीन लाइन आई, अब सेंसेस हुआ, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करवाया। ये इनके होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब ये इनको एमक्यूएम में सारे कीड़े भी नजर आ रहे हैं। जब इन्होंने एमक्यूएम के साथ हुकूमत बनाई थी तब एमक्यूएम बहुत अच्छी थी। सर, चिटान साहब से जान लेते हैं। चिटान साहब, कि पहले तो आप ये हिसाब देना कि आप लोग सिंध में कुछ कर नहीं सके और फिर दीगर सियासी जमातों की क़यादत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, बिलखुसूस करप्शन के शिकायत के हवाले से बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ नहीं कर सकी। पहले तो उज़्मा कारदार साहिबा कहना कि इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए जी, हमने वहाँ पे हेल्थ का बेहतरीन सिस्टम बनाया है, हमने एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम बनाया है, हमने सड़कों का बेहतरीन सिस्टम बनाया है, हम लोगों को 20 लाख घर दे रहे हैं और हमने कुछ किया, इसलिए तो लोग हमें वोट दे रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है कि हर रोज कराची में लोग शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, दूसरी पार्टियों को छोड़ के और हमारी पार्टी में आ जाते हैं और हमारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये जो इल्जामात लग रहे हैं ऐसी तो नहीं लग रही है। लोगों को खौफ है कि हम लाडले होने के बावजूद भी इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए तो जाके कभी काब के पांव पकड़ते हैं, कभी बलूचिस्तान जाके किसी के पांव पकड़ते हैं, कभी मौलाना की दाढ़ी के हाथ रखते हैं कि खुदा के लिए हमको जेल जाने से बचाओ। उनको तो ये नहीं है कि कोई मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का तो ये की शौक है, वो शौक ये है कि वो जेल जाने से बच जाए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, उज़्मा कारदार साहिबा की 2 साल की पुराने आप वीडियो और क्लिप्स निकाल ली, ये खुद कह रही थी कि ये चोर है, डाकू है, पूरा टबर डाकू है, मुल्क लूटा है, फूटा है। ये उज़्मा कारदार ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये इल्जामात ये उज़्मा कारदार साहिबा ने लगाई है। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं इस उज़्मा कारदार की बात को मान लूं या 2 साल पहले जो उज़्मा कारदार थी मैं इसकी बात को मान लूं। अगर इसके वाली बात नहीं मानो तो फिर तो इसकी मुंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, फिर तो इसकी ये बात भी मानने वाली नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात को माना जाए। चिटान साहब, उज़्मा साहिबा कहना कि वो माजी की बात है, चले उस माजी को जाने दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। चिटान साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब
उज़्मा कारदार, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। माजी हाल और मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल रही, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कौमी सलामती अमूर मोहम्मद सईद मोहम्मद अली साहब, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा। आज मोदी निवाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर साबित किया कि इंसानी हकूक की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देते हुए इसकी खसूसी हैसियत के खात्मे का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही ये कहकर अपनी जान छुड़ा ली कि आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहम नहीं। हर फैसला कानूनी दायरे कार में नहीं आता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कमोबेश 20 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत के बाद यह फैसला सुनाया और साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी अदलिया मोदी की कठपुतली और आलाकार है। कश्मीरी अवाम इस जालमाना फैसले के खिलाफ सीखपा और एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। माजी, मुस्तकबिल और हाल की रही क्या सूरत हाल, आर्मी चीफ की अनंथक मेहनत और काविशों ने मौशियत को किस तरह मुस्तहकम किया। मुल्क की तरक्की के लिए जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकातें की। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से मुआशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को बेहतर बनाया। इसी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ही दफाई ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा किया। इस 1 साल में आर्मी चीफ ने न सिर्फ बैरून मुल्क अहम तरीन दौरे किए, बल्कि इन दौरों के दौरान अहम तरीन मुलाकातों में मुल्क के अहम तरीन मसाइल के हल के लिए इकदामात किए गए। ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी और सारी है। आर्मी चीफ अब इस दिफाई और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमरीका रवाना हो चुके हैं, जहां वो आला फौजी हुकाम और सरकारी अफसरान से मुलाकातें। नाज़रीन, इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सैयद मोहम्मद अली, आप माहिर कौमी सलामती अमूर के। मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतल्लिक जो उन्होंने मोदी फासिस्ट हुकूमत के सोच को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला दिया है और जो मुतनाज़ा इकदाम था इंडिया का, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा है। अगरचे के पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और उसके साथ साथ एक बहुत वाज़ेह एक हकीकत है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो एक इंटरनेशनली मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया जाता है। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सर इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान के पास और कश्मीरियों के पास अब क्या ऑप्शन है इस फैसले को कॉन्टेस्ट करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, बिल्कुल वो जामिया आपने अहाता किया कि बिल्कुल ऐसे ही है। इस मामले को समझने के 3 पहलू हैं। एक सियासी पहलू है, एक कानूनी पहलू है और एक सिफारती पहलू है। तीनों पहलुओं में जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो मैं बयान कर देता हूं और फिर हम ऑप्शंस को ब्रीफली देख लेते हैं। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि बुनियादी तौर पे इस फैसले से ये चीज साबित हो गई है कि जो भारत की आला अदलिया है वो आलमी कवानीन और भारत के आइन के और कवानीन के बजाय जो हिंदुत्वा की और बीजेपी की सोच है और उसके जो सियासी मकासद हैं उनको कानूनी जामा पहनाने के काम में मसरूफ कार है। और यूं नजर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और खासतौर पे ये जो 5 रुकनी बेंच था भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, वो बुनियादी तौर पे बीजेपी के सियासी मफादात को कानूनी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। ये तो उसका सियासी पहलू है। और खास तौर पे ये बात इससे भी साबित होती है क्योंकि आप जानते हैं कि 4.5 साल बाद 5 अगस्त 2019 को गुजरने के 4.5 साल के बाद ये बात क्यों इस मौके पे आई, क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ चुके हैं और दोबारा से बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को ये जरूरत महसूस हो रही है कि इस तरह के फैसले को अपनी सियासी विक्ट्री डिक्लेयर करके जो मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत है उसकी बेसिस पे इलेक्शन में जाया जाए और इस मुस्लिम और कश्मीर दुश्मनी के एजेंडे के बेसिस पे मजीद वोट हासिल किए जाए। तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली का मैं समझता हूं एक अहम पहलू दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक। अलबत्ता जी दूसरा जो इसका कानूनी पहलू है वो ज्यादा संजीदा और अहम इसलिए है कि आलमी कवानीन का जो बुनियादी और सबसे अहम सोर्स है
वो यूएन का चार्टर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, और सबसे बड़ी ये तारीखी हकीकत के मसले कश्मीर को आपको याद होगा कि 1948 की जंग आज़ादी के दौरान खुद भारत जो है अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था, और उसने शिमला अकॉर्ड में भी इसको एक बैनुल अक़वामी डिस्प्यूट के तौर पे तस्लीम किया है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये बताना आपके नाज़रीन को जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के आइन की अमलदारी, चूंकि भारत बजाते खुद कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी तस्लीम करता रहा है और कर चुका है, इसलिए भारत के आइन की कोई अमलदारी और उस आइन के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर कोई अमल दरामद कराने की या उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं मजीद थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अगरचे के 5 अगस्त 2019 को जब ये इक़दाम हुआ, भारत ने तमाम जुल्म जबर किए, बर्बरियत की मकबूजा कश्मीर के अंदर, लेकिन कश्मीरी झुके नहीं, उन्होंने अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। और आने वाले दिनों में जहां पर कश्मीरी एहतजाज तो कर रहे हैं, और जहां पर आपने ये मुतनाज़ा इलाके की बात की, क्या कश्मीरी या पाकिस्तान बिलखुसूस अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या अक़वाम मुत्तहिदा का ही दरवाज़ा खटकाने का उनके पास ऑप्शन मौजूद है, या किसी और लेवल के ऊपर भी इस मामले को टेकअप किया जा सकता है, बिलखुसूस जब भारत माजी के अंदर इस इलाके को मुतनाज़ा तस्लीम कर चुका है? देखिए, मैं समझता हूं आज 75 साल गुजरने के बाद आज की दुनिया में मसले कश्मीर की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ भी चुकी है, और मैं ये भी बात आपके तवज्जुह से करना चाहूंगा कि इस सियासी गलती के बावजूद जो मसले कश्मीर का आलमी और कानूनी और सिफारती पहलू है, उस पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के तहत कश्मीर बदस्तूर जो है एक मुतनाज़ा टेरिटरी है, और जो इसके लोग हैं, जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनको हक़ खुद इरादियत जो है वो आलमी क़वानीन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत बदस्तूर उनका फंडामेंटल राइट है, जिसको जबरी कब्जे के तहत भारत अभी तक डिनाई करता आ रहा है। तो जो ये बात कहना बहुत जरूरी है कि इस मसले की नौइयत और हैयत पे आलमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे, कानूनी और सिफारती सतह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पाकिस्तान ने जब इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है तो उन्होंने याद दहानी कराई है कि पाकिस्तान की पोजीशन ना सिर्फ मुसलसल 75 साल से वही है, स्ट्रांग है, और भारत की इस कोशिश के सियासी एतबार से इसको अपने अपकमिंग इलेक्शन में मकबूजा कश्मीर का भारत के अंदर सियासी तौर पे इंजमाम किया जाए, ये कानूनी और सिफारती एतबार से बिल्कुल मोहम्मद साहब, इस एंगल से तो बात दुरुस्त है कि मोदी हुकूमत इस वक्त इसको पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेटली इस इक़दाम को, वो इस फैसले को यूज करेगी, लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता 4 सालों में हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के लिए भी भारत कोई एक अपनी दिन ज़ाया नहीं कर रहा, वहाँ धड़ाधड़ हिंदुओं को वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इस फैसले के बाद कोई आलमी इदारा ऐसा है जो भारत को एटलीस्ट रोक सके, और इसके साथ OIC ने माजी के अंदर कई मरतबा मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर भी आवाज़ उठाई है, तो क्या पाकिस्तान को OIC के दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए कि एटलीस्ट किसी जगह के ऊपर कोई लाइन तो ड्रॉ होनी चाहिए जो एटलीस्ट मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों की और कश्मीरियों की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में ना बदला जाए? जी बिल्कुल, और आपने जो बात की कि पिछले 4.5 साल के दौरान तकरीबन 40 लाख गैर कश्मीरियों को, हिंदुओं को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, उसका मकसद ही ये है कि ग्राउंड सिचुएशन को और जो डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको चेंज करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारत की ये कोशिश है ये नाकाम होगी इस एतबार से कि आज जो है दुनिया वो भारत की असलियत से ज्यादा बेहतर अंदाज में वाकिफ हो रही है। और लेकिन इसमें ये मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जमीन का और अराजी का तनाज़ा नहीं है, ये 80 लाख जिंदा बाशऊर गैरतमंद कश्मीरी भाई और बहनों की शनाख्त और आजादी और खुद मुख्तारी का मामला है।
और मैं समझता हूं इसके तहत इस गलती के बाद अब जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनकी तमाम तर ये गलतफहमियां दूर हो गई हैं कि भारत अपने आईन और कानून के तहत उनको उनके हुकूक मिल सकते हैं, बल्कि उनको अब आज ये बात तमाम कश्मीरियों के ऊपर वाज़ेह हो गई है कि उनके मुस्तकबिल का जो वाहिद देरपा हल है वो भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी है और उनके हक़ खुद इरादियत का हुसूल है, जिसके जरिए उनकी जो किस्मतों का फैसला है वो खुद उनको करना होगा और वो भारतीय आईन और कवानीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मकबूजा कश्मीर के शहरी बिल्कुल इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते और यकीनी तौर पर कश्मीरी अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और पाकिस्तान भी हर इखलाकी, सफारती, सियासी लिहाज से कश्मीरियों की भरपूर हमायत का सिलसिला जारी रखेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब आपसे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। जिस वक्त उनका ये दौरा हो रहा है उसकी टाइमिंग भी बहुत अहमियत की हामिल है और खित्ते की बिलखुसूस जो सूरत हाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे जानना चाहेंगे आर्मी चीफ के इस दौरे अमेरिका के दौरान, जहाँ पे उनकी आला तरीन हुकाम से मुलाकातें होनी है, मुमकिन तौर के ऊपर क्या मामला जेर बहस आएंगे? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि ये जो दौरा है एक गैर मामूली है इस वजह से कि ये पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का ये पहला दौरा है और तकरीबन उनकी जो टर्म है उसके पहला साल मुकम्मल होने के बाद ये दौरा हो रहा है। इससे पहले आप जैसा कि जानते हैं तकरीबन वो 11 ममालिक का दौरा कर चुके हैं और 17 ममालिक के गैर मुल्की वफूद जो है वो उनसे मुख्तलिफ शोबों में दिफाई ताउन के हवाले से कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात करते रहे हैं। जहां तक मौजूदा दौरे अमेरिका का ताल्लुक है उसके जो मुमकिना नुकात हैं जो कि मैं समझता हूं आपके तवस्सुत से मैं नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं, उसके 6-7 जो अहम तरीन नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिका की जो इस पूरे एशिया के हवाले से एशिया पैसिफिक के लिए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके हवाले से पाकिस्तान को कुछ खदशात हैं और मैं तवक्को करता हूं कि इस मौके पे वो जो पाकिस्तान के खदशात हैं वो अमरीकी क़यादत के सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है कि चीन के हवाले से भी कुछ गलतफहमियां अमरीका में पाई जाती हैं, तो उनको ये मौका भी मैसर आएगा कि वो ये बात वाज़े करें अमरीकी हुकाम के सामने कि पाक चीन दोस्ती जो है वो अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए है और उसका मकसद किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ दुश्मनी को आगे बढ़ाना या उसके मफादात को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक। तीसरा पहलू जो है आप जानते हैं कि हाल ही में बदकिस्मती से अफगानिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी ने सर उठाया है और बतदरीज वो खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मामला है जिसपे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को तशवीश है। तो मैं मुस्तकबिल में काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के हवाले से जो इम्कानात हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, ये मुमकिन है इस दौरे के दौरान। और जो चौथा पहलू है वो ये है कि पाक अमेरिका बायलैटरल यानी कि दो तरफा तौर पे जो हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसका सिलसिला काफी अरसे से मुनक़ता है। तो मैं तवक्को करता हूं कि आर्मी चीफ ये कोशिश करेंगे कि वो जो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है पाक यूएस का वो भी रिवाइव हो सके ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तमाम शोबों में बाहमी ताउन को दोबारा से फरोग दे सके। तो ये वो मामलात हैं जो कि मेरे ख्याल में ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं समझता हूं ये दौरा उन तमाम गलतफहमियों को भी दूर करता है और हमारे दुश्मनों की उन कोशिशों की को भी नाकाम बनाता है जिनकी कोशिश रही है कि वो एक गैर जिम्मेदाराना सियासी बयानिए के तहत पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल सर। मोहम्मद साहब लास्टली मुख्तर ये जरूर बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि इस दौरे के दौरान जो चीन से मुतल्लिक कुछ गलत फहमियाँ उन्हें भी यकीनी तौर के ऊपर दूर करने का मौका मिलेगा, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल के अंदर अपनी मुआशी तरक्की के लिए, खित्ते के अमन के लिए, खित्ते की खुशहाली के लिए सीपैक के ऊपर जिस हद तक रिलाई कर रहा है, तो आने वाले दिनों में सीपैक एक भरपूर अंदाज में आगे बढ़ सकेगा? जी बिल्कुल, यकीनन। और मैं समझता हूं कि वो यकीनन अमेरिकी हुकाम को ये यकीन दहानी कराएंगे कि सीपैक जो है एक अमन, खुशहाली और तरक्की का मंसूबा है। इसका मकसद किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ कोई दुश्मनी को उभारना नहीं है और हम ये समझते हैं कि अमेरिका से भी ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो बाज मंसूबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए,
जिसमें आपको याद है कि आर्मी चीफ ने खुद भी शिरकत की थी, तो उसमें काफी आला सतही और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अमरीकी वफूद ने भी शिरकत की थी। और हम तवक्को करते हैं कि इस तरक्की, खुशहाली और यानी कि अमन के सफर में अमरीका भी एक जिम्मेदाराना किरदार भी अदा करे और इन मौके से उनकी इंडस्ट्री और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी मुनाफा बख्श कारोबार करने के मौके मैसर आएंगे। बिल्कुल सही मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ आपने रोशनी डाली। और नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में न जहाँ सिर्फ सफारती सतह के ऊपर बल्कि मुआशी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान ने बहुत से अपनी डायरेक्शन को बेहतर करने के अंदर इसमें हेल्पफुल साबित हुए। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जब अमेरिका से वापस पहुंचेंगे तो इस बात की तवक्को की जा रही है कि जो माजी के अंदर अमेरिका के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था वो भी खत्म होगा और अमेरिकी कंपनियां भी पाकिस्तान में दोबारा सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान वापस आ सकेंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।